नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं उन क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के प्रमुख कारण क्या थे। तो यहाँ एक में दिया है आर्थिक पिछड़ापन, जो सही है। फिर बी में दिया है प्रेस एवं साहित्य, ये भी सही है। सी में दिया है भारत के अतीत की खोज, और डी में दिया है पश्चिमी बिहार विचार और शिक्षा। तो यहाँ आपके ऑप्शन में है केवल ए और 2, बी में है 2, 3 और 4, सी में दिया है 3, 4 और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, यानी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के प्रमुख कारण थे 1, 2, 3, 4, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर डी होगा। और दोस्तों, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको दिया गया है। तो जो मेन है उन्हीं को मैं बताऊंगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ भारतीय जनता के हितों तथा भारत में ब्रिटिश हितों के टकराव में थी। ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था, यानी भारत के जो आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था ब्रिटिश शासन था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार यही था, और भारत के जो लोग थे उनका राष्ट्रीय आंदोलन का आधार भी यही था। यह भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक बन चुका था। नेक्स्ट व्याख्या में है, प्रेस तथा साहित्य वह प्रमुख साधन था जिनके द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों ने भारत देश के लोगों में देशभक्ति की भावना, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का प्रचार किया तथा एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारे व्याख्या पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं मेन क्वेश्चन देखते चलते हैं। तो आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो दिया है आपका, 19वीं और 20वीं सदी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी और 20वीं सदी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा। तो यहाँ 1 नंबर में दिया है रेलवे, फिर 2 में दिया है सेना, सी में दिया है तार और डी में दिया है डाक व्यवस्था। तो दोस्तों, रेलवे, तार और डाक व्यवस्था, ये जो तीनों चीज़ें थी ये भारत के एकीकरण में सहायक सिद्ध हुई। यानी रेलवे के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ा गया, जिससे आने जाने की सुविधा हुई। तार के द्वारा भी लोग एक दूसरे के संपर्क में रहने लगे, और डाक व्यवस्था के द्वारा भी चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था। तो यहाँ जो दूसरा का राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा। क्या होगा? डी। यानी भारत के एकीकरण में रेलवे, तार और डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ है 19वीं और 20वीं सदी में भारत का एकीकरण हो चुका था, वह एक राष्ट्र के रूप में उभर चुका था। इसलिए भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास आसानी से हुआ। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश में सरकार की एक समान आधुनिक प्रणाली लागू कर दी थी। इस तरह उसका प्रशासकीय एकीकरण हो चुका था। इसके अलावा रेलवे, तार, एकीकृत डाक व्यवस्था ने भी देश को एकजुट बना दिया, खासकर नेताओं के पारस्परिक संपर्क को बढ़ा दिया। यानी इस एकजुटता का फायदा हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी उठाया और एक दूसरे से संपर्क में रहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की। तो ऑप्शन है पूना, बम्बई, सी में लंदन और डी में सैन फ्रांसिस्को। तो इसका जो राइट आंसर है सी, और डी जो है सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी। तो क्या हुआ था सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी, 1913 में गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दे रहा है कि 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। तो यहाँ आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। सी डी तो मैंने आपको बता ही दिया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी, और दादा भाई नौरोजी लंदन में बहुत साल अपने गुजारे थे। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है।
तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में। और ऐसे क्वेश्चन मुख्यतः दोस्तों पीसीएस के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ए में दिया है, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारतीय प्रश्नों पर विचार करने तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटिश नेताओं को प्रभावित करने के लिए किया। तो दोस्तों ये कथन सत्य है कि इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया था। कब किया था? 1866 में। बी का जो है, इन्हें गोल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये भी सही है, ये भारत के आर्थिक विचारक थे। तो डी भी सही है, यानी ए, बी और डी सही है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे। तो दोस्तों ये जो है सी आपका गलत है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। तो कितनी बार अध्यक्ष रहे हैं? 3 बार। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। ये भारत के पहले आर्थिक विचारक थे, ये भी सही है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ विशेष बातें देखते हैं। तो 1825 में जन्मे दादा भाई नौरोजी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया। दादा भाई नौरोजी को 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना अध्यक्ष चुना गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, और 5 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुमेलित करने के लिए। तो नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों ये सुमेलित करने वाला प्रश्न भी कई बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन दिख रहा है, तो ए में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन के गठन में सहायता किए थे। नेक्स्ट है जस्टिस रनाडे। तो जस्टिस रनाडे जो थे दोस्तों, पूना सैनिक सभा का गठन किए थे। वीर राघवाचारी, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वीर राघवाचारी जो थे मद्रास महाजन सभा की स्थापना किए थे। और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की सहायता किए थे। तो ये चारों क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इंडियन एसोसिएशन में दादा भाई नौरोजी के साथ काम किए थे। जस्टिस रनाडे जो थे पूना सार्वजनिक सभा में स्थापना किए थे। वीर राघवाचार्य मद्रास महाजन सभा, और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना किए थे। तो इस प्रकार दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट कुछ विशेष बातें हैं, तो ये देखते हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन, जस्टिस रनाडे पूना सभा, वीर राघवाचारी मद्रास महाजन सभा, और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, या वीडियो को 1-2 बार सुनेंगे तब भी याद हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है 6 नंबर, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेफ्टी बल्ब का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बी में है भारत के प्रशासनिक एकीकरण, सी में है भारतीय सेना में जातीय संतुलन, और डी में है भारत में यूरोप में प्रतिबंध। तो सेफ्टी सिद्धांत का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। एक अंग्रेज अधिकारी थे A.O. होम। तो A.O. होम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय भारत में वायसराय कौन था? तो डफरिन था। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. होम ने की। और इसकी प्रथम अध्यक्षता दोस्तों B.C. बनर्जी ने, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने बम्बई में की। और ये जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता यानी बैठक होने वाली जो थी पूना में होने वाली थी, लेकिन पूना में उस समय हैजा फैलने के कारण इस सभा को पूना में न करके बम्बई में किया गया। तो ये सब खास बातें आप लोग याद रखेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से है। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे A.O. होम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की निकासी के लिए एक सेफ्टी बल्ब बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। नेक्स्ट है, मगर यह सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत सच्चाई का बहुत छोटा अंश है और यह पूरी तरह अपर्याप्त और भ्रामक था। राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बढ़कर राजनीतिक चेतना प्राप्त कर भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी और उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर। तो 7 नंबर दोस्तों है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रकार का जो दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. होम के द्वारा की गई और इसकी प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे, बीसी बनर्जी। और ये हुआ कहाँ था, तो बॉम्बे में। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बम्बई में हुई, जो मैंने आपको पहले बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता ए.ओ. होम ने किया। तो ये सारे मैंने बताया था। तो ए.ओ. होम जो थे दोस्तों संस्थापक थे, अध्यक्षता नहीं किए थे। तो अध्यक्षता कौन किए थे, तो बीसी बनर्जी। तो दोस्तों इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, यानी ये और ये सही है, ये गलत है। अध्यक्षता किए थे बीसी बनर्जी। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ कुछ विशेष दिया गया है, इसको देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट ए.ओ. होम के द्वारा 1885 में किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के आयोजन बम्बई में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो बनर्जी, यानी WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर दोस्तों। तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। तो सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत के विरुद्ध कांग्रेस नेताओं ने त्वरित चालक का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों सेफ्टी बल्ब का जो सिद्धांत आया था उसके विरुद्ध कांग्रेस के नेताओं ने त्वरित चालक का सिद्धांत दिया। तो ये सही है आपका, बी में है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता थी। तो ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न उठता है कि सेफ्टी बल्ब सिद्धांत तो के विरुद्ध तो कांग्रेस के नेताओं ने त्वरित चालक का सिद्धांत दिया और एनी बेसेंट जो थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी। एक ये क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट तो विदेशी महिला थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट कब अध्यक्ष बनी थी, तो 1917 में। कब बनी थी, 1917 में। और नेक्स्ट जो सवाल उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो होगा दोस्तों तो सरोजिनी नायडू होगा। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी, तो 1925 में। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो इसका जो आपका आंसर होगा सी होगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट इसका व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या क्या दिया है, कांग्रेस की स्थापना कुछ लोगों ने सेफ्टी बल्ब की संज्ञा दी थी। कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने इसके विरुद्ध त्वरित चालक का सिद्धांत दिया। कांग्रेस नेताओं का यह तर्क था कि जानबूझकर ए.ओ. होम की सहायता इसलिए ली कि वे राजनीतिक कार्यकलाप के आरंभ में अपने प्रयासों के प्रति सरकार से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते थे। नेक्स्ट दिसंबर 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो दोस्तों आपको मैंने ये पहले भी बताया है कि दिसंबर 1917 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अर्थात कह सकते हैं कि प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है 9 नंबर। तो 9 नंबर भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पीसीएस की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यक्रम और कार्यकलाप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा असत्य है। तो दोस्तों पहले हम लोग सत्य को छांट रहे थे, अब असत्य को छांटना है। तो दोस्तों इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिशों के साथ संघर्ष किया। नेक्स्ट है, इन नेताओं ने साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग की। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3। तो इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिशों के साथ संघर्ष किया, ये गलत है।
राजनीतिक मुक्ति के लिए नहीं दोस्तों, वो जो आर्थिक गतिविधियां करते थे जिनसे हमारे देश को नुकसान पहुंचता था उनसे संघर्ष किए, ताकि वे लोग हमारे भारत को छोड़कर चले जाए और हमारे भारत की जो शासन सत्ता है हमारे देश के लोगों में आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। तो व्याख्या दोस्तों है, आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधी लड़ाई लड़ना अभी व्यवहारिक नहीं है। जो कुछ व्यवहारिक था वह यह था कि राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया जाए तथा मजबूत किया जाए। बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाया जाए और राजनीतिक आंदोलन के लिए उन्हें शिक्षित किया जाए। नेक्स्ट 10 नंबर है दोस्तों, और ये 10 नंबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। इस पत्रिका का प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि एक ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकालना शुरू किया। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भारत में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करना। नेक्स्ट बी में है ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हितों में प्रभावित करना। सी में है भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं अपनाने के लिए प्रेरित करना। और डी में है भारतीयों को आधुनिक संस्कृति के सकारात्मक तत्वों से अवगत कराना। तो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों इंडिया नामक पत्रिका का, ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना, यानी जो ब्रिटिश संसद थी और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना था, यानी भारतीयों के पक्ष में लाना था। तो दोस्तों इसका व्याख्या आप लोग खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि व्याख्या हम बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट 11 नंबर है, कांग्रेस का माहौल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। 11 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, तो कांग्रेस का माहौल भरभरा रहा है, यानी कांग्रेस का जो माहौल है गिर रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह इच्छा है, महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कथन किसका था? तो दोस्तों ऑप्शन दिया है लॉर्ड डलहौजी, फिर दिया है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। तो ये कथन जो है दोस्तों लॉर्ड कर्जन का था, यानी कर्जन का कहना था कि कांग्रेस का जो माहौल है भरभरा रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरी भारत में रहते हुए इच्छा है कि इसे गिरते हुए यानी मरते हुए देख सकूं। तो लॉर्ड कर्जन ने 1890 में ब्रिटिश विदेश सचिव को बतलाया कि कांग्रेस का माहौल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे शांति से मरने में सहयोग दे सकूं। नेक्स्ट 12 नंबर है। तो 12 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1905 तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं का वर्चस्व था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सही है कि 1885 से 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं का वर्चस्व था। और इन नेताओं में कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे। ये लोग जो थे नरमपंथी नेता थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में पारित भारतीय परिषद अधिनियम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के दबाव का परिणाम था। और 3 नंबर दिया है आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार व्यापक था। तो दोस्तों यहाँ विचार करने वाले जो तथ्य हैं, तो इसमें बोल रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें 1 और 2 सही है, क्योंकि 1885 से 1905 तक नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं का वर्चस्व था। और दूसरा 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ नरमपंथी राष्ट्रवादियों के दबाव के कारण हुआ। तो इसका व्याख्या क्या दिया है? तो दोस्तों इसका व्याख्या आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो व्याख्या भी बतलाने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तो वीडियो बोरिंग लगने लगेगा। नेक्स्ट 13 नंबर है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी में है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892,
सी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी में है भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, यानी अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत की गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका व्याख्या छोटा सा है, बता देता हूँ। भारत में सर्वप्रथम परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा की गई। नेक्स्ट 14 नंबर है। तो 14 नंबर भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म समाज के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। और ये देवेंद्र नाथ ठाकुर जो है दोस्तों, इनका नाम ये देवेंद्र नाथ महर्षि भी लिखते थे। और अब प्रश्न उठता है कि देवेंद्र नाथ ठाकुर कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जाने माने व्यक्ति थे। तो ब्रह्म समाज का जो संस्थापक थे राजा राममोहन राय, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ब्रिस्टल यानी लंदन में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों मजदूरों पर था। तो दोस्तों ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल एक, यानी राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। अब कुछ विशेष यहाँ दिया गया है, तो इसको देखते हैं। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज की परंपरा को 1843 के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। यानी देवेंद्र नाथ ठाकुर जो थे ब्रह्म समाज की परंपरा को 1843 के बाद आगे बढ़ाए। 1866 के बाद इसे केशव चंद्र ने जारी रखा। यानी केशव चंद्र सेन जो थे 1866 के बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का प्रभाव अधिकांश नगरीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। यानी ऑप्शन में जो आपको दिया था ग्रामीण क्षेत्रों तक, वो गलत था। यानी ब्रह्म समाज का जो प्रभाव था नगरीय लोगों यानी नगर के शिक्षित लोगों तक ही सीमित था। फिर भी 19वीं और 20वीं सदी में बंगाल तथा शेष भारत के बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस तथ्य को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट 15 नंबर है। तो 15 नंबर है, 1840 में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन ए में दिया है नर बलि प्रथा का विरोध, बी में दिया है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना, मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना, लोगों में पाश्चात्य शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा तथा दर्शन का प्रसार करना। तो परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। अब व्याख्या देखते हैं। बम्बई प्रांत में सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यक्रम का आरंभ 1840 में परमहंस मंडली ने किया था बम्बई प्रांत में। इसका मुख्य उद्देश्य था मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। पश्चिमी भारत के पहले धार्मिक सुधारक संभवतः गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। तो आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ भी व्याख्या को भी अच्छे से समझते चलेंगे, ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ आपका जो ऑप्शन दिया है प्रार्थना समाज की स्थापना, 4 ऑप्शन है, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख और रामकृष्ण परमहंस। तो प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों किए थे आत्माराम पांडुरंग। और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में किया। और किसकी प्रेरणा से किए? तो केशव चंद्र सेन की, जो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम किए थे। तो इस प्रकार दोस्तों ये वीडियो का आपको सीरीज अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो का पार्ट 1 है दोस्तों। अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा से आया और अच्छा से आप लोग अपना सपोर्ट किए तो पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।